नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन ग्रीष्मकालीन सोयाबीन प्रबंधन इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या हो रहा है, कई सालों से सोयाबीन ये पहले फसल सिर्फ बरसात में होती थी, पर कई सालों से चालू हो गया कि भाई चलो इसको ग्रीष्मकालीन में भी ले। पर कुछ लोग इतने ये हो गए कि इसको पहले भी लगाते हैं, पर पहले लगाने में ठंड के मौसम में यदि ये फसल लगाते हैं तो आपको उसकी उपज अच्छी मिलती नहीं है, क्योंकि ठंड में उसको फूल ही नहीं पकड़ते हैं। तो उसको ग्रीष्मकालीन में लगाना है, और ग्रीष्मकालीन में उसका जो लगाने का समय है वो क्या होना है। तो लगाने का समय होता है मैक्सिमम 15 जनवरी, 25 दिसंबर से लेके तो 15 जनवरी तक आपको ये फसल लगानी है। अब इस फसल के लिए क्या करना चाहिए, भूमि जो आपकी खेती है उसको विपरीत दिशा में जोतकर समतल बगाइए। विपरीत दिशा में बोले तो आपने यदि पूरा पश्चिम बोया होगा तो आप उसको उत्तर दक्षिण में उसका पूरा कल्टीवेशन करिए, और बाद में और सीधा करिए, और जमीन सपाट और भुसभुसित करके फिर वो जमीन आपको सोइंग के लिए काम आ सकती है। हमारे प्रयोग के अनुसार जो हम प्रयोग करते हैं, व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट में बहुत सारी प्रयोग किया जाता है, और वो प्रयोग में जो काश्तकार हमारे प्रयोग से खेती करते हैं उनको सही इस मायने में फसल आती है कम खर्चे में। क्या करते हैं हम लोग, ग्रीष्मकालीन सोयाबीन को बुआई रोपण के हेतु 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक, मैंने जो आपको बताया, तक यही अवधि उपयुक्त हो सकती है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर से बो रहा है, इधर लेबर लगा के उनसे बो रहा है, और एक जगह पे एक सीड डाल रहे हैं। ये हमारे प्रयोग है। ये प्रयोग के अनुसार हम ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की खेती काश्तकारों को करने लगाते हैं, और जो काश्तकार हमारे इससे करते हैं उनको निश्चित रूप से अच्छी उपज मिलती है। इसके लिए मौसम कैसा चाहिए। सोयाबीन सूर्य की रोशनी के प्रति संवेदनशील फसल है। इससे गर्मी के मौसम में सोयाबीन की वृद्धि लंबे समय तक हो सकती है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसके लिए आमतौर 22 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और विश्वविद्यालय के दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 15 जनवरी तक बुआई की सलाह देते हैं। जो सोयाबीन के अंदर काम करने वाले जितने विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, उन्होंने देखा है कि भाई ये कब तक आप बुआई कर सकते हैं, तो उन्होंने 15 जनवरी तक बुआई की सलाह दी हुई है। जमीन कैसी चाहिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो जमीन की आपको जुताई करने की है वो विपरीत दिशा से करिए। ग्रीष्मकालीन सोयाबीन बुआई के लिए मध्यम भारी मिट्टी का चयन करें, बुआई के लिए हल्की मिट्टी का चयन न करें। ग्रीष्मकालीन में आप जो भी सोयाबीन लगाते हो उसके लिए आपको मध्यम भारी और भारी मिट्टी का ही चयन करना चाहिए, हल्की जमीन का नहीं है। और ड्रिप सिंचाई पर रोपण करना सर्वोत्तम हो रहेगा, जैसा इसमें बताया गया है। आपको बता देता हूं मैं, इसके अंदर जो बुआई हो रही है इसके अंदर आप ड्रिप डाल सकते हो, और ड्रिप से यदि आप सिंचाई कर सकते हैं तो फसल आपकी बहुत अच्छी आ सकती है। नस्लों का चयन, कौन से बीज बोना चाहिए। ग्रीष्मकालीन में आपको कौन से बीज बोना चाहिए, उसमें विश्वविद्यालय संशोधित जो जाति है वो है JS 335, 9305, MAUS 612। आप ये तीनों इसको लगा सकते हैं। ये कम दिन में आने वाली है, और ग्रीष्मकालीन में आपको जितने कम दिन में आने वाली फसल है वही उसकी बुआई करें। और महात्मा फुले कृषि विद्यालय की जाति जो है KDS 726, 753, इसकी खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है। अब लोगों में क्या हो गया कि नहीं भाई 726 अच्छी है, 753 अच्छी है। ग्रीष्मकालीन में ये दोनों भी जातियों का चयन न करें। बूस्टर बीज उत्पादन के लिए ग्रीष्मकालीन संशोधित किस्म जो कोड है, ग्रीष्मकालीन में बूस्टर बीज के संशोधित किस्म का जो कोड है 318, 888 और 851 है। इसके लिए आपको यदि ये चाहिए है तो जवाहरकर साहब करके हमारे हैं, उनका नंबर है 9325985247।
या तो कालू से साहब है 8888839741, इनसे आप संपर्क करके ये आप ले सकते हो। अब बीज संस्करण, बीजोपचार फसल के लिए सबसे वरदान है। हम हर चीज में, हर जितनी भी आप फसल लगाते हो, बरसात में लगाओ, ठंड के मौसम में लगाओ या ग्रीष्मकालीन में लगाओ, आपको बीजोपचार करना जरूरी है। वो एक प्रकार का लसीकरण बोलेंगे आपको, वो जरूरी है। सोयाबीन में हम 2 प्रकार के बीजोपचार का बोलते हैं। एक रासायनिक कवनीशी में कॉलर रॉड और चारकोल रॉड और कार्बोजिम, इसके लिए कार्बोजिम प्लस थायरम प्रति किलो इस हिसाब से लगाना चाहिए। विटावैक्स बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है विटावैक्स, ये 3 ग्राम प्रति किलो लगाना चाहिए। कीटकनाशक के अंदर आपको तना मक्खी, चंकरी बुंगा या शुरुआत में नियंत्रण करने के लिए बीजोपचार में रियांस 3 मिली प्रति किलो लेना चाहिए। अब आपको ये दोनों का मिला के यदि आपको बीजोपचार करना है तो क्या करना चाहिए? विटावैक्स 3 ग्राम, रियांस 3 मिली और 3 ml पानी। अब इसके अंदर कुछ काश्तकार थोड़ा सा ज्यादा भी डाल देंगे, 3 ग्राम से 4 ग्राम के चलेगा, ये 3 से 4 भी किया तो चलेगा। इसके कॉम्बिनेशन में आप डालिए। और इसके अंदर आपको यदि जड़ अच्छी होना चाहिए, जमीन के अंदर नमी अच्छी होना चाहिए, तो आप इसके अंदर राइजर जी लिक्विड जो आता है वो 4 मिली डालिए। फिर वो 4 मिली लेते हैं तो पानी डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। रोपण की दूरी कैसा करना चाहिए? रोपण की दूरी में आमतौर पे 2 पंक्तियों का जो डिस्टेंस होता है, अंतर होता है, वो होना 1.5 फीट, और पौधों के बीच में जो होता है वो 5 सेंटीमीटर के दूरी के लिए विश्वविद्यालय अनुशंसित किया हुआ है। ये जो दूरी जो है 1.5 फीट बाय 5 सेंटीमीटर या तो 45 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, ये विश्वविद्यालय ने रिकमेंड किया हुई दूरी है, इसके हिसाब से लगाइए। रोपण 2.5 से 3 सेंटीमीटर से अधिक गहरा नहीं करना चाहिए। जो आपको बीज डालना है वो ज्यादा गहरा ना डालो, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। 2.5 से 3 सेंटीमीटर बोले तो ये अपनी उंगली के इतना। नाली और बेड की खेती के लिए बेड 8 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए, मैंने जो बता दिया। लगाना चाहिए 2 नालियों के बीच का अंतर जो है तो 2.5 फीट का होना चाहिए और दोनों तरफ 4 फीट की ड्रिप लगाना चाहिए। यदि आप सोयाबीन की ग्रीष्मकालीन फसल ड्रिप पर लेते हैं तो सबसे बढ़िया, आपको उसके अंदर कहीं तने, कोई भी तन का ये ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं, और जितना चाहिए उतना ही पानी मिलेगा और आपकी फसल बढ़ना अच्छी चालू हो जाएगी। अब खाद प्रबंधन जो करना है, आमतौर पर मिट्टी की उर्वरता के सुधार, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 5 टन पहले आपको गाय का गोबर खाद डालना चाहिए। लगाने के पहले ये चीज सब करनी चाहिए। सोयाबीन के लिए नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पालास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर का इसका जो ये दिया हुआ है कि आप इस हिसाब से आप खाद ले सकते हो। और उर्वरक में सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 बैग बुआई से पहले, या आप डीएपी 1 बोरी 1 बैग, पोटेश 25 किलो, या तो 20-20-0-13 या तो 24-24-08, उसके अंदर पोटेश 25 किलो बुआई के साथ में ले सकते हैं। ये आपको चाहिए। अब इसमें का कैसा मिलना चाहिए, इसके लिए आपको ये सब बताया गया है कौन सा उर्वरक लेना है। और इसके अंदर यदि आप 20-20-0-13 लेते हैं, 24-24-08 लेते हैं तो आपको सल्फर की जरूरत नहीं है। यदि आप इस सुपर फॉस्फेट लेते हैं और डीएपी लेते हैं और या और कोई खाद लेते हैं 10-26-26, तो सल्फर का प्रयोग करना जरूरी है। सोयाबीन के लिए शाकनाशियों का उपयोग, पनीडा ग्रैंडे 700 मिली, 2 सुपर 700 मिली, एक्स्ट्राम एक्स्ट्रा 700 मिली। ये उबरने से पहले खरपतवार लगाने के बाद 48 घंटे के अंदर आपको ये शाकनाशी का उपयोग करना चाहिए। सोयाबीन अंकुरन के पूर्व 72 घंटे के अंदर स्ट्रांग आर्म या मार्क 12.4 ग्राम 12.4 ग्राम प्रति एकड़ में डालना चाहिए। उसके साथ में एक और कॉम्बिनेशन आता है, वो उसमें आपको मिलाना पड़ेगा और उसका पूरा सॉल्यूशन बना के
15 या 15 पंप में कम से कम 10 से 15 पंप के अंदर आपको शाकनाशियों का उपयोग करना जरूरी है। बुआई के बाद दूसरी फसल न ले, अंकुरन से पहले तनों की व्यवस्था जरूरी है। उसके बाद में अंकुरन के 15 से 20 दिन के बाद परशुट ओडिशी या तो सोसाइटी 300 मिली 40 ग्राम 200 से 400 मिली ये आप शाकानिशी वापर सकते हैं। बाद में शाकेत है, क्लोबेन है, टर्गा सुपर है 800 मिली 15 ग्राम 400 मिली ये वापर सकते हैं। अब जल योजना आपको मैंने शाकानिशी का कौन सा वापर करना वो बता दिया है। यदि आपकी जमीन की नमी है, सोइंग करने के बाद में पनीडा ग्रांडे लीजिए, स्ट्रॉन्ग आर्म लीजिए, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप 15 से 20 दिन के बाद लेना है तो परशुट है, शाकेत है, इस जैसे जो शाकनिशी है वो वापर सकते हैं। खेत में अच्छा गीला कर ले और नमी आने के बाद ही बुआई करें। जो मैंने पहले भी बताया, आपको बुआई करना है तो पहले आपको अच्छा सा पूरी खेत को आपके अच्छे से पानी की सिंचाई कर देना चाहिए और नमी आने के बाद में बुआई करिए। बुआई के 5 दिन के बाद तुषार सिंचन के साथ हल्का पानी दे सकते हैं, इससे अंकुरन अच्छा होगा। जनवरी और फरवरी में मध्यम से भारी मिट्टी में 10 दिन से 12 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए। मार्च अप्रैल में 8 से 10 दिन के अंतराल पानी देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, जनवरी फरवरी में 10 से 12 दिन, मार्च अप्रैल में 8 से 10 दिन। क्यों बताया? यहाँ पे थोड़ा सा धूप बढ़ जाती है, जमीन जल्दी सूख जाती है, इसलिए आपको पानी देने का जो अंतराल है वो आपको यहाँ पे 4 से 2 दिन आपको कम करना है। उपरोक्त जल का नियोजन भूमि के अनुसार करिए। बाकी आपको जल नियोजन करना है, आपकी भूमि कैसी है उस हिसाब से आपको नियोजन करना है। जल तनाव विकास अवस्था में यदि जल तनाव स्थिति में होगा और परिपक्वता के अवस्था में यदि आपका फसल होगी तो आपको 19-19-19 या तो 13-0-45 का छिड़काव किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि तनाव की स्थिति में से वो आपका फसल बच सकती है। 20 से 25 दिन के बाद तक 2 जुताई 2 गुड़ाई कर सकते हैं। निराई कर क्षेत्र में खरपतवार को मुक्त रखें। फूल आने के बाद निराई गुड़ाई ना करें, फूलों को नुकसान पहुंच सकता है और फूल गिरने का कारण बन सकती है। आपको इसके अंदर जो जुताई करनी है 20 से 25 दिन के अंदर कर लीजिए। खरपतवार से मुक्त रखिए खेत, उसके लिए आपको मैंने खरपतवार नाशक बताइए। यदि आपके पास में लेबर मिलते हैं तो हाथ से निकालिए, कोई ये नहीं उसके अंदर। फसल की सुरक्षा में क्या क्या करना चाहिए, यह सबसे बड़ा एक स्टेटमेंट है। तना मक्खी चक्री मूंगा प्रकोप के लिए बीज उपचार जो बताया मैंने आपको, विटावैक्स प्लस रियांस प्लस राइजर, आप तना मक्खी और चक्री मूंगे के प्रकोप से बच सकते हैं। यदि कीड़े ऊंट इल्ली हो सकती है, बाल वाले कीड़े दिखाई देते हैं, इल्ली होती है, ऊंट इल्ली होती है, ऐसे ऐसी चलती है आपको बताऊंगा। और बाल वाले कीड़े है तो झेनॉप 40 मिली प्रति लीटर का झड़ा छिड़काव वहां पे कर सकते हैं। रस चूसने वाले कीड़े यानी सफेद मक्खी, थ्रिप्स या हरा फफूंदा पर सही समय पर नियंत्रण रखें। यदि आप इसमें से सफेद मक्खी का यदि नियंत्रण बराबर नहीं रखते तो आपको वायरस के लिए वायरस आना ही आना है और उसके लिए आपको झगड़ना पड़ेगा कि ये वायरस कैसा कम होगा। इसलिए आपको सफेद मक्खी के लिए सबसे बढ़िया यदि दिख जाती है शुरुआत में तो अमेट मारिए, उसके बाद में होता है तो पटियाला पैक का आप वापर कर सकते हैं। वायरस आने वाले रोगों का सही समय पर नियंत्रण रखिए। यदि आपको कहीं भी आपके खेत में एक आधा भी झाड़ दिखता है, पीला सा दिख रहा है, पत्ते ऐसे हो गए, तो आपको उसको जल्दी से उखाड़ लीजिए, पोते में डालिए और बाहर जाके फेंक दीजिए या तो गाड़ दीजिए। यदि वो करेंगे तो बढ़ेगा नहीं। यदि आप उसमें यदि कुछ कम ज्यादा करोगे, नहीं यार आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, तो वो बढ़ते जाएंगे। वो बढ़ गए तो क्या होगा, फिर फसल आपकी पूरी वायरस युक्त हो जाएगी। अभी देखिए तना मक्खी के लिए मैंने पहले बताया क्या होता है। तना मक्खी यदि ज्यादा आ जाती है, ये देखो घुस गई, ये पूरा ये कर दिया और फलियां तो लग गई पर भरना नहीं हो गया और नीचे सूख के गिर गई। उसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो प्रमाण है ये प्रति पंप का है। रेस 15 मिली या तो सरेंडर 30 मिली या तो ईमान 10 ग्राम या तो झेना 15 मिली या तो लैम्बडा साइलोथिन 15 मिली। इस हिसाब से आप तना मक्खी का यदि काम होता है, यदि बीजोपचार किया होगा और 15 दिन हो गए होंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें तकलीफ कम हो जाएंगी।
फिर भी आप ये स्प्रे ले सकते हैं। उसके अंदर चक्री भुंगा का टिपिकल है, ये देखो कीड़ कैसी है। और ये जो पूरा अपना जो फसल की ये होती है डंडी होती है, इसको पूरा राउंड से कट करता है और एक जगह पे वो होल मार के उसकी अंडी छोड़ता है और वो ऊपर का खत्म कर देता है। उसके लिए क्या करना है, जो तना मक्खी के लिए जो दवाई है वही दवाई इसमें है, ये प्रति पंप का प्रमाण दिया गया है, इस हिसाब से आप उसको ले सकते हो। बाद में आर्बीवम, ये सबसे बड़ी खतरनाक कीड़ है और ये यही फसल के लिए नहीं है, ये अभी तो आपको मकई के ऊपर सबसे ज्यादा आ गई है। फॉल आर्मीवर्म बोलते हैं, इसके आगे की स्टेप है वो, इसके आगे की जनरेशन बोलेंगे अपन। ये कीड़ क्या करती है, पहले शुरुआत में क्या करती है मालूम है आपको? ऐसे देखिए आप, ऐसे पूरे गट्ठे से गट्ठे रहते हैं इसके, और ये सिर्फ पत्ती का सफेद सफेद ऊपर का खा जाते हैं। और ये खाने के बाद में 8 दिन के बाद में ये बड़ी होती है, और बड़ी होने के बाद में इसको दिन भर ये आपको जमीन में छुपेगी और शाम के टाइम में आके ये पत्ते खाएंगी और फली भी खाएंगी। इसका जो काम है बाद में वो सीधा सीधा डायरेक्ट फली के ऊपर जाना है। यदि फली नहीं मिली तो पत्ते को तकलीफ देगी, नहीं तो पत्ते को तकलीफ देगी, ज्यादा सबसे पहले फली को मारेगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले ईमान 10 ग्राम और पांडा सुपर 30 मिली से पहला छिड़काव कर दीजिए। कहीं पे भी आपको दिखना चालू हो गई तो इसको मारे। और या यदि वो नहीं होता है तो फिर सरेंडर 30 मिली लीजिए, या तो कोराइजन 8 मिली, या तो फेम 6 मिली, या तो टॉकोमी 8 ग्राम। ये कृमि के लिए, नियंत्रण के लिए ये पर पंप से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस अली को आपको यदि मारना है, सुबह का जल्दी का समय या शाम का समय सबसे बढ़िया है, कि जो इसका आपको पूरा बंदोबस्त मिल जाएगा। उसके बाद में क्या, ऊन डली, मैंने जब भी बताया आपको ऊन डली। ऊन डली के लिए क्या करना है, ये कंट्रोल के लिए बहुत ये है, ज्यादा इसको तकलीफ नहीं है। सीधा है रेज या पांडा सुपर, सरेंडर, ईमान, जेनॉ, पटियाला पैक, ये कोई भी दवाई आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सब इसके अंदर जो दवाई आ रही वो एक ही आ रही। एक ही यदि आप बराबर स्प्रे लेते हैं, कोई भी दवाई एक चुनते हैं, तो आपको ये पूरी जो कीड़ बताई है तना मक्खी से लेके तो ये अल्ली तक, ये आपको अच्छे से कंट्रोल में आ सकती है। अब वायरस का नियंत्रण, सबसे मैंने आपको पहले बताया कि वायरस का नियंत्रण क्यों करना चाहिए। वायरस का जो काम है वो है सफेद मक्खी से जल्दी बढ़ जाता है, और जिस टाइम आपकी सफेद मक्खी दिखेगी भी नहीं, वो आके कैसी चली जाएगी और वो उसका पूरा वायरस छोड़ के निकल के चल जाती है। और फिर ऐसा होता है, रिप रिंकल वायरस है और पीला मोज़ेक है, ये रस चूसने वाले कीड़ों से फैलता है, मैंने आपको बताया। इसी समय पर इसकी देखभाल करें। ये क्या करना चाहिए, जैसी फसल आपकी, पहले चक्री भुंगा तना मक्खी के लिए पहला बीजोपचार, दूसरा 15 दिन के बाद स्प्रे, उसके बाद का जो स्प्रे आएगा वो आपको रस चूसने वाले कीड़ी का करना जरूरी है। उसके अंदर यदि आप पटियाला पैक लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट। उसके अंदर आपको अच्छा सा सफेद मक्खी का कंट्रोल मिल जाता है। पौधों का फैलाव दिखाई देते ही, मैंने वो भी बता दिया आपको, यदि पौधे दिख रहे हैं आपको, जगह जगह पे दिख रहे होंगे या एक आध दो, उसको उखाड़ के नष्ट कर दीजिए। उसको वहीं ना फेंके, उसको उखाड़ो, एक पोते में डालो और बाहर लाके उसको दबा दो। आप यदि वहीं डालोगे तो वो बढ़ते चला जाएगा। अब ये देखो वेलवेन मोज़ेक कैसा आता है और लीफ रिंकर वायरस कैसा आता है। कुछ इलाकों में वायरस देखा जा रहा है, ये जिन्होंने रबी में जो लगाई गई फसल है थोड़ा सा पहले लगाया, ये वायरस दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए क्या करो, रस चूसक कीड़ने वालों के लिए आपको पांडा सुपर या तो सरेंडर सबसे बढ़िया। यदि सफेद मक्खी दिख रही होगी तो आप पटियाला पैक लीजिए, इसका आपको अच्छा सा बंदोबस्त मिल सकता है। अभी स्प्रे योजना बता दे रहा हूं मैं आपको। स्प्रे योजना ये 3 चरण में है। पहले चरण में रेज 15 मिली, परिस 19 100 ग्राम, रिफ्रेश या तो टॉपअप 40 मिली बढ़ने की अवस्था है।
दूसरे चरण में फूलों की व्यवस्था, यहाँ भी विकास है, विकास बोले तो पौधे का विकास होना चाहिए, इसके लिए है। दूसरे चरण में क्या है, फूलों की अवस्था है, सरेंडर 30 मिली, जेब 15 मिली, परिस 1261 100 ग्राम। यदि आपको वहां पे दूसरे चरण में यदि आपको कहीं सफेद मक्खी दिखाई देती है तो आप पटियाला पैक साथ में ले सकते हैं। और ग्रीष्मकालीन में जो सोयाबीन के अंदर एक तांबेरा करके रोग आता है, लाल चट्टे जैसे पत्ते हो जाते हैं, वो होता नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी फफूंदी नाशक के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तीसरे चरण में दाना भरने की अवस्था है। यहां पे जेब क्यों दिया है, फूलों की अवस्था में आपके फूल बढ़ जाना चाहिए। अब दाना भरने की अवस्था में आपको क्या करने का, ईमान 10 ग्राम और उसके साथ में पांडा सुपर 13,045 परिस या तो बिग बी और भरारी 7 मिली। मैं तो आपको बोलूंगा कि यहाँ पे बिग बी भरा और भरारी 7 मिली लीजिए, दाना अच्छा भरेगा, फली अच्छी रहेगी, वजन अच्छा आएगा, क्वालिटी आएगी। नहीं तो ग्रीष्मकालीन फसल में ये टाइम में यदि आपने ये दाना भरने के लिए यदि कोई भी संयोग नहीं वापरा तो सोयाबीन का दाना जो होता है वो बारीक गिर जाता है, फिर उसके अंदर आपको फसल का जो उत्पादन आना चाहिए वो मिलता नहीं। इसीलिए आपको परिस 13,045 या तो बिग बी 100 ग्राम या तो भरारी 7 मिली ये लेना ही लेना है। अब ने मैं आपको ग्रीष्मकालीन का पूरा सोयाबीन का प्रबंधन बताया है। इसके अंदर यदि आपको कहीं भी तकलीफ आती है तो हमारा 88 88 16 78 88 पे कॉल करके पूछिए, वो आपको इसके जो कुछ भी आपको तकलीफ आती है कि भैया ऐसा क्यों नहीं, ऐसा करना है, तो आपको आपके प्रश्न के उत्तर वहां पे मिलेंगे, या तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।